अच्छा, आज हमने पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? किरचॉफ्स लॉ। और आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये एक स्पेशल डिज़ाइन सर्किट है, डायमंड लाइक। सबसे पहले जिसको आई थिंक सैमुअल हंटर ने डिस्कवर किया, एक तरह से बनाया था, डेवलप किया था 1833 में, 19th सेंचुरी में। मतलब इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय सैमुअल हंटर इन 1833। ये स्पेशली डिज़ाइन सर्किट है। किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और इसको आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद मतलब मोर एडवांस किया गया। मतलब एक तरह से इसमें जो डेवलपमेंट की गई वो की थी चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। इम्प्रूवमेंट किसने की थी? इसमें इम्प्रूवमेंट की थी 1843 में, मीन के आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट, चार्ल्स व्हीटस्टोन। और इसी के नेम पे हमने इस स्पेशल डिज़ाइन सर्किट का नाम रख लिया व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम रखा? व्हीटस्टोन ब्रिज। अल्दो ये डेवलप चार्ल्स व्हीटस्टोन ने नहीं किया था, डेवलप सैमुअल हंटर ने किया था, बट इम्प्रूव किसने किया था? ताकि हम इससे ज़्यादा मोर एक्यूरेटली अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, जिसकी बेस पे हम इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब इसको जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के नेम से। अब ये एक स्पेसिफिक स्पेशल डिज़ाइन सर्किट है, लाइक इसकी शेप स्पेशली डिज़ाइन की गई ताकि हम इसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, डायमंड लाइक। जिस तरह डायमंड की शेप होती है ना, इस तरह इसकी शेप बनाई गई 4 रजिस्टर यूज़ करके, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में, मतलब अननोन रेजिस्टेंस अगर हमने कोई भी फाइंड करें इस सर्किट में अगर प्लग इन करें तो हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को हम किस वे से एक्सप्रेस करेंगे कि ये एक स्पेशली डिज़ाइन डायमंड लाइक सर्किट है जो 4 रजिस्टर की कम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने की। तो ये आप लिख लें, इट इज़ diamond like specially designed circuit containing 4 resistors which is used to measure unknown resistance। अब अगली बात ये है कि अननोन रेजिस्टेंस तो हम फाइंड करते हैं, लेकिन किस प्रिंसिपल पे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं? वो जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो उसके बाद बताते हैं कि कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस इसकी फाइंड कर सकते हैं या ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को मतलब डायमंड लाइक स्पेशली डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं।
तो सर्किट डायग्राम इसकी देख लें। देखें, सबसे पहले इसमें का सर्किट बनाने के लिए हमें कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर हैं? 4 रजिस्टर। और इन 4 रजिस्टर को विदाउट ब्रिज हम 2 ब्रांचेज में कनेक्ट करेंगे। सर्किट में कितनी ब्रांचेज में कनेक्ट करेंगे? 2, विदाउट ब्रिज। ब्रिज हम बाद में लगा के इनको कनेक्ट करते हैं आपस में। मीन के 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन 2 ब्रांचेस विदाउट ब्रिज। और ब्रिज क्या है? कि ब्रिज मतलब एक वायर है जिसके थ्रू हम इनको आपस में जोड़ते हैं और उस वायर के अक्रॉस हम गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करते हैं। ब्रिज हम किसको कहते हैं? मतलब ब्रिज ऐसी वायर है जो इन रजिस्टर की जो ब्रांचेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है और इस के साथ हम क्या चीज़ कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर। मीन कि ये एक वायर है कंटेनिंग गैल्वेनोमीटर विच कनेक्ट्स these 2 branches of resistors with each other. क्या चीज़? अच्छा, ब्रिज इसी को कहते हैं ना। मतलब एक वायर है जो 2 ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करती है और उस वायर के क्रॉस हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन देखने के लिए, करंट फ्लो कर रहा है उसके अलॉन्ग या नहीं कर रहा। और इसका पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ। अब इसको आप डिज़ाइन कर दें। लाइक ये मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ से सर्किट स्टार्ट हो रहा है और ये दूसरा पॉइंट है सर्किट का। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने 4 रजिस्टर कनेक्ट करने कितनी ब्रांचेस में? 2 ब्रांचेस में। लेट अस सपोज मैं एक ब्रांच ये बना लेता हूँ और दूसरी ब्रांच ये बना लेता हूँ। क्लियर? अब पॉइंट ए और बी को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 2 ब्रांचेस। अब इन 2 ब्रांचेस में अगर 4 रजिस्टर कनेक्ट करने, इट मीन ईच ब्रांच शुड कंटेन हाउ मेनी रजिस्टर्स? 2। क्या हर ब्रांच में 2 रजिस्टर होंगे? लाइक यहाँ भी एक रजिस्टर हमने लगाना है और यहाँ भी एक रजिस्टर लगाना है। इसी तरह यहाँ भी एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे एंड 4th वन यहाँ कनेक्ट करें। क्लियर? इनको नाम दे दें आप R1, R2, R3 और R4 इसको कह दें तो R3 इसको कह दें, R3 एंड R4। क्लियर? अब इन 2 पॉइंट्स को हमने किससे कनेक्ट करना है? एक्सटर्नल सर्किट से। इन ब्रांचेस को हमने किससे कनेक्ट करना है? एक्सटर्नल सर्किट से। तो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दें। ये हमारे पास आ गई बैटरी और यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अब अभी तक हमने कोई ब्रिज नहीं लगाया यहाँ। अब 2 ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे? ब्रिज। और उस वायर में असल में हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं और सारा कमाल उसी ही ब्रिज के। और ब्रिज हम कहाँ वैसे प्लेस करेंगे? यहाँ, जो इन 2 ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करेगा। ये वायर आ गई और इसमें हमने क्या यूज़ करना है? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, स्मॉल रेजिस्टेंस RG। स्मॉल रेजिस्टेंस इसकी कितनी होगी? RG। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इसको हम कहते हैं ब्रिज, जो इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करती है। अब ये आ गया स्पेशली डिज़ाइन सर्किट, जैसे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये 2 कंडीशन में वर्क कर सकता है। बैलेंस कंडीशन में भी वर्क कर सकते हैं और इम्बैलेंस कंडीशन में भी वर्क कर सकते हैं। लाइक बैलेंस स्टेट इसकी क्या होगी और इम्बैलेंस स्टेट क्या होगी?
देखो बैलेंस स्टेट इस गैल्वानोमीटर की वो स्टेट होती है जिस स्टेट में इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करे, ज़ीरो। लाइक गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करे, ज़ीरो। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मतलब एक तरह से जो हम आखिर पे फार्मूला बनाते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो बैलेंस स्टेट हो तो तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लाजमी आपने जानना है कि बैलेंस स्टेट क्या होती है गैल्वानोमीटर की। बैलेंस स्टेट क्या होती है, जब गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दे। गैल्वानोमीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन का मतलब है कि करंट पास हो रहा है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रही तो करंट ज़ीरो। तो बैलेंस स्टेट क्या होगी, जब डिफ्लेक्शन कितनी हो, ज़ीरो। डिफ्लेक्शन कितनी हो, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि आई जी गैल्वानोमीटर से कितना फ्लो कर रहा है, ज़ीरो। देयर इज़ नो करंट विच इज़ फ्लोइंग अक्रॉस द ब्रिज। क्लियर। और इम्बैलेंस स्टेट क्या होती है, जब डिफ्लेक्शन ज़ीरो ना हो, सिंपल इज़ दैट, जब कोई करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन असल बात क्या है यहाँ कि यहाँ से करंट आएगा, पहले करंट की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, अक्रॉस बैटरी। ये इसका आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया नेगेटिव। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब है करंट विल फ्लो along this path. Suppose net current I is flowing. अब इसको आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक आपकी बुक का मेथड है, उन्होंने इसको पहले इम्बैलेंस रखा है, इक्वेशंस बनाई है KVL लगा के, लास्ट पे कहा कि अगर बैलेंस हो जाए तब हम इसको अप्लाई करेंगे और दोबारा ज़ीरो कर दी। तो फ़ायदा तो कुछ ना होगा ना कि पहले इम्बैलेंस रख के आप कैलकुलेशन करो, फिर लास्ट पे कहो बैलेंस है, ज़ीरो कर दो। तो हम पहले ही से इसको क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर, ताकि वो लॉन्ग कैलकुलेशन से हम बच जाएं। वरना आप उस तरह भी कर सकते हो, दोनों मेथड्स अवेलेबल। अगर उस तरह करना है तो आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लें। और अगर कहीं से समझ ना आए आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं बता दूँगा। लास्ट को उन्होंने भी किया यही है। अगर हम पहले ही से इसको बैलेंस करें, क्योंकि ये वर्क ही बैलेंस कंडीशन में करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जिसे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले ही बैलेंस रख के करेंगे कि पहले ही से करंट क्या है, इसमें से ज़ीरो पास ही नहीं, हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो नेट करंट यहाँ से कितना आ रहा है, आई, और यहाँ कितना करंट पहुँचा, ये क्या है, ये वाला पॉइंट है, क्या है, जंक्शन है। वेरी गुड। अगर ये जंक्शन है, यहाँ कितना करंट आया, आई। अब ये आई इधर ऊपर जाएगा या नीचे, दोनों तरफ जाएगा ब्रांचेस में। गुड, ब्रांचेस में करंट हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आई में से कुछ पार्ट इधर जाएगा। सपोज I1 इधर जा रहा है और कुछ पार्ट इधर जाएगा। सपोज I2 इधर जा रहा है, मतलब R1 रेजिस्टेंस में से I2 और R3 में से I1। अब यहाँ पहुँच गया करंट I2। इफ़ गैल्वानोमीटर इज बैलेंस्ड, इफ गैल्वानोमीटर इज बैलेंस्ड, then there will be no current across the bridge. Ig, that is current through this galvanometer, will be zero. Galvanometer will show zero deflection. Then how much current will follow this path? No current will flow through this path. It means all the current will follow R2. तो अगर I2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ I2 पहुँचा, तो I2 किधर जाएगा, R2 के अक्रॉस। इट मीन्स I2 इधर जाएगा। अगर I2 इधर जा रहा है, अब इधर से देखो, I1 यहाँ पहुँचा, ये बैलेंस है गैल्वानोमीटर, इट मीन्स इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो I2 कौन सा पाथ फॉलो करेगा, R4 वाला। इट मीन्स I1 विल फॉलो R4। क्लियर, I2 यहाँ जाएगा। अब I1 भी यहाँ इधर आ गया, I2 भी यहाँ आ गया और इस जंक्शन पे दोनों पहुँचाए। अब आगे कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ दो ब्रांचेस इस जंक्शन में करंट लेकर आ रही हैं, तो एक ही आ गया तो इतना ही करंट आगे जाएगा फर्स्ट लॉ के मुताबिक। तो ये सारे का सारा करंट आगे जाएगा। तो ये करंट कितना था, आई जितना।
इट मीन्स आई जितना करंट सर्किट में आगे जाए। देखो जितना करंट गया इतना ही करंट वापस आया KVL के अकॉर्डिंग, KCL, तो इट मीन्स हमने डायरेक्शन ठीक दी। क्लियर? कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की यही होगी। अब क्यों ज़ीरो है करंट IG के क्रॉस, या बैलेंस कब होगा, ये चीज़ देखो। देखो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। इट मीन्स इस तरफ अगर हम वायर को लेकर आएंगे तो ये वाला पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर इस वायर को इधर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल ये वाला कम होगा, नेगेटिव तरफ जाएंगे। सपोज करो ये अभी फिक्स पोटेंशियल पे है 10 वोल्ट पे, इसको एक फिक्स पोटेंशियल दे देते। सपोज इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ क्योंकि माइनस के करीब है तो वोल्टेज कम है, यहाँ इस तरफ लेकर आते हैं वोल्टेज बढ़ रही है, इंक्रीज होती होती इस पॉइंट पे पहुँचनी, तो जितनी वोल्टेज इसकी थी इस पॉइंट पे इतनी वोल्टेज इस पॉइंट पे भी होगी। मतलब अगर इधर 10 वोल्ट है तो इधर भी कितनी होगी, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दूसरी टर्मिनल पे, तो दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ज़ीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ, पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हायर टू लोअर करंट ने फ्लो करना था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट कहाँ जाएगा, नो। सेम एज इट इज़, जैसे आपका वाटर का टैंक है, आपने फिल कर दिया और टॉप पे तमाम जितनी भी वाटर के मालिक्यूल्स हैं इक्वल एनर्जी रख रही, तो क्या एक मालिक्यूल इधर और एक मालिक्यूल इधर भागेगा, नो। क्यों नहीं जाते, क्योंकि इधर के मालिक्यूल की एनर्जी इधर के मालिक्यूल की एनर्जी के बराबर होती है, एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है, वो फ्लो कैसे करे। तो सेम सिचुएशन विल हैपन हियर कि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्जेस फ्लो इस पाथ के अलांग नहीं करेंगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से IG क्या होगा, ज़ीरो। और इस स्टेट को हम कहते हैं बैलेंस स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, बैलेंस स्टेट। क्लियर? और इस स्टेट में ये एप्लीकेबल है, इसको अप्लाई करते हुए भी हमने ये स्टेट पहले लानी है, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब हमने क्या निकालना है, ड्राइव करना है फार्मूला का, अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते, तो इसकी डेरिवेशन कर लेते क्या फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास इसमें लूप्स बन रही, कितनी लूप्स बन रही हैं वैसे जो नज़र आ रही हैं, एक लूप बन रही है, लूप क्लोज पाथ जो कल हमने पढ़ा था, 1 2 3। पहले हम 2 को सॉल्व करते हैं, अगर 2 को सॉल्व करने से हमारा फार्मूला बन जाता है तो तीसरी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? अब पहले हम 2 लूप कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये लूप 1 है, लूप 1, ये लूप 2 हैं, तो 3 लूप ना, लेकिन हम 2 लूप को सॉल्व करते हैं, अगर हमारा फार्मूला बन जाता है तीसरी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब हम KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL अप्लाई करने के लिए एक लूप में करंट की डायरेक्शन का एक होना ज़रूरी है। अभी इसमें करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, लूप में इधर भी जा रही है और इधर भी, इट मीन्स यही करंट की डायरेक्शन रहा, काम इसको सॉल्व नहीं कर सकती। और इसमें भी देखो इधर से करंट इधर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। क्लियर? अब करंट की डायरेक्शन हम अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज दे सकते हो या एंटी क्लॉक, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये डायरेक्शन आप नहीं दे सकते कभी भी, लूप में ये डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? देखिए ये अगर लूप है, इसका मतलब है जितना करंट आगे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इतना ही करंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, जितना करंट टॉप टू मतलब अप जा रहा है इतना ही बॉटम टू टॉप जा रहा है, इतना ही टॉप टू बॉटम आ रहा है। इसका मतलब है एक लूप के अंदर ये सारी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट राइट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ये सब होती है। तो इसलिए हम डायरेक्शन कौन सी देंगे, क्लॉकवाइज या एंटी, कि या तो क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है करंट या ऐसे आ रहा है। अब इसमें कौन सी दें, लूप्स में क्लॉकवाइज, चलो आपके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज दे देंगे कि इस लूप में भी करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इस लूप में भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं। अब लूप 1 पे लगा लो KVL। अब आपको पता है KVL क्या है,
लूप 1। अब KVL क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। क्या वोल्टेजेस का सम क्लोज लूप में हमेशा 0 होगा। अब देखो एक लूप 1 को देखो, इसकी वोल्टेजेस कहाँ कहाँ हैं। इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी और गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज होगी। क्लियर। लेकिन अगर हम बैलेंस स्टेट में यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज कितनी होगी गैल्वानोमीटर के क्रॉस? 0, क्योंकि डिफरेंस नहीं होगा। आई ओम ला लगाओ, आई आर तो इसकी है गैल्वानोमीटर की RG, बट आई नहीं है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तभी तो करंट नहीं। क्लियर। तो लगा लो फिर KVL। पहले जर्नल लगा लो, अभी क्या बैलेंस स्टेट नहीं है, कोई VG पोटेंशियल। सबसे पहले आप गैल्वानोमीटर का पोटेंशियल ले लो, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वानोमीटर VG। अब देखो हमने करंट की डायरेक्शन किधर लिया, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा ही है ना। अगर इसमें करंट आए भी तो ऊपर से नीचे ही आएगा, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आंसर क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा आंसर? प्लस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्यों आएगा। अब हम आ गए कहाँ? इस रजिस्टर के ऊपर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि यहाँ से करंट नीचे, यहाँ से किधर जाएगा करंट? ऊपर। लेकिन ओरिजिनल करंट किधर आ रहा है? नीचे। हम करंट की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी? प्लस या माइनस? माइनस। अगर करंट की डायरेक्शन मिले तो हमेशा प्लस रेजिस्टेंस के क्रॉस आती है और बैटरी का क्रॉस जो करंट को सप्लाई कर रही है माइनस आती। लेकिन अगर हम करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट जाएं तो अपोजिंग कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी? नेगेटिव, और सपोर्टिंग कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव। क्यों? ये प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कल डायग्राम बना कर बताया है। अब यहाँ से हम ये वाला हमारी जो डायरेक्शन है करंट की किधर है? ऊपर। लेकिन करंट किधर जा रहा है? I1 डाउनवर्ड। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? माइनस। क्या होगी? माइनस V अक्रॉस R3। अब इसके क्रॉस आ जाए, यहाँ से करंट आएगा इधर से ऊपर जाएगा ना। अब R1 के क्रॉस I2 है ही ऊपर, तो हम भी किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल क्या आएगा? प्लस। प्लस VR1 इज इक्वल टू 0। अब गैल्वानोमीटर इन बैलेंस स्टेट, in balanced state Ig is equal to 0. It implies that Vg is equal to 0. और लगाओ ओम्स लॉ, ये आ गया 0, ये माइनस। VR3 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? VR3 में से कितना करंट पास कर रहा है? I1। रेजिस्टेंस कितनी है? R3। तो I1 R3 प्लस R1 के क्रॉस लगाओ, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। रेजिस्टेंस कितनी है? R1। तो I2 R1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये माइनस वाली टर्म इधर ले आओ तो हमारे पास क्या बनेगा? I2 R1 इज इक्वल टू I1 R3। अब I2 को इधर ले आओ, I1 बाई I2 क्या हो जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, ये R3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R3। क्लियर। ये आ गई एक लूप की इक्वेशन, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी लूप पे यही रूल अप्लाई करते हैं। अब दूसरी लूप पे जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो बताओ किसके क्रॉस प्लस आएगी वोल्टेज और किसके क्रॉस माइनस? KVL across loop 2
देखो अब इसमें करंट यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो इसी जंक्शन से, इधर करंट आ रहा है, तो करंट की ओरिजिनल डायरेक्शन भी यही है। तो करंट की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा R2 के अक्रॉस पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पॉजिटिव होगा VR2 के अक्रॉस। यहाँ से करंट इधर आएगा, लेकिन ओरिजिनल करंट इसमें से I1 किधर जा रहा है, ऊपर, लेकिन हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऑपोजिट। तो साइन क्या आएगा, माइनस VR4। अब यहाँ से करंट ऊपर आएगा, करंट किधर आएगा, ऊपर। तो अब इसके अक्रॉस हम क्या लें, इसके अक्रॉस कि करंट किधर से जा रहा है, I1। आप बैलेंस स्टेट में इसके अक्रॉस पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि है ही ज़ीरो। क्या है ही ज़ीरो। तो आप कुछ भी कह दो कि VG इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम बैलेंस स्टेट की बात करें, अगर इम्बैलेंस स्टेट आप रहा क्या करोगे, फिर यहाँ इसके अक्रॉस थोड़ा सा करंट चेंज हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज। करंट कैसे आएगा फिर कि एक करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, I2 वाला, I1 वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस I1 माइनस I2। बात समझ रहे हो। तो फिर I1 माइनस I2 रखेंगे, साथ साइन आ जाएगा। ठीक है। तो हम चूँकि बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हम सिर्फ I1 ही ले रहे हैं। अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे, हकीकत में इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो फिर करंट कौन सा फ्लो करेगा, I2 ऊपर से नीचे आ रहा है, I1 नीचे से ऊपर जा रहा है, तो साइन प्लस करा के I1 माइनस I2 कर देंगे। क्लियर है। देखो ना, I2 ऊपर से नीचे आएगा ना, बातें ना करो, और I1 तो नेट करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ठीक है। तो साइन प्लस का रखोगे तो I1 में से I2 माइनस कर, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक पे उसी तरह वो हुआ है। ठीक है। अब बैलेंस स्टेट में हमारे पास IG क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब I2 और I1 जो इसमें से फ्लो कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या इधर पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल है, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा। अगर VG ज़ीरो है तो लगाओ ओम्स लॉ। ओम लॉ लगा लो, VR2 का क्रॉस निकालो, कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, I2 R2 माइनस VR4 के क्रॉस I1 R4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है I2 R2 इज इक्वल टू I1 R4। I1 बाई I2 निकाल लो, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R2 बाय R4। अब इसको अक्वीन कह दो 2। अब अक्वीन 1 और 2 को देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ भी I1 बाई I2 की रेशो है, यहाँ भी I1 बाई I2 की रेशो है। इट मीन्स इन दोनों की रेशो का आंसर सेम आना चाहिए, सेम क्वांटिटीज़ है ना, यहाँ भी वही I1 I2 है, यहाँ भी वही I1 I2 है। क्लियर है। लाइक आप ये कह दो कि दो सेम मार्कर हैं, सेम नेचर के, आप कहते हो एक आप रुपीज़ में लेते हो, एक आप पैसा में लेते हो। सपोज कि आप कहते हो इसके कोई P रुपीज़ का ये मार्कर है, ये कोई S पैसा का मार्कर है, इसका मतलब है ये पैसे इन रुपीज़ जितनी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि although R2 बाई R4 आ रहे, इधर R1 बाई R3 आ रहे, बट इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, इनकी वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको क्या बता रही हैं कि R1 बाई R3 किसके इक्वल है, R2 बाई R4 के जितनी। इसका क्या मतलब है कि R13 के
R1 और R3 इन दो रजिस्टर की रेशो हमेशा इन दो रजिस्टर की रेशो के इक्वल, मतलब ये जो दो रजिस्टर लगाई इनकी रेजिस्टेंस की रेशो इनकी रेजिस्टेंस की रेशो के जितनी होगी, किस स्टेट में हो गैल्वानोमीटर? बैलेंस में, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो कि 2 को इधर ले आओ, R1 बाई R2 R3 बाई R4, मतलब ये कि इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो के जितनी, चाहे आप ये रेशो लो चाहे आप ये रेशो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्किट का डिज़ाइन ही ऐसे। क्लियर? अब अगर आपको MCQs इस टाइप का पूछा जाता है कि इफ़ गैल्वानोमीटर शो ज़ीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन क्या शो करता है? ज़ीरो, देन विच विल इज़ पॉसिबल, नीचे कोई रिलेशन दी हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा पूछा जाता है कि इफ़ कंडीशन ये हो तो गैल्वानोमीटर की स्टेट कौन सी होगी? बैलेंस्ड। कितनी डिफ्लेक्शन होगी? ज़ीरो। कितना करंट होगा? ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब अगली बात ये आ जाती है कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? अब अप्लाई करने के लिए सपोज इन में से कुछ 3 रजिस्टर जो हमने लगाई इनकी रेजिस्टेंस का हमें पता होना ज़रूरी है। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ सपोज करो प्लेस किसी भी जगह कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि ये मैं यहाँ प्लेस कर R4, कि R4 की अब वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे कि R1 3 2 की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? R4 की। क्लियर? तो इस तरह सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस विदाउट ओम मीटर हम सर्किट में प्लग करके वो रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकली क्या हम इसको यूज़ भी करते हैं या नहीं करते? तो करते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत फेमस प्रैक्टिकल है इसका, वो भी हम करेंगे। और अगर अप्रेटिस ठीक हो तो वो बहुत आसान भी होता है, अगर अप्रेटिस ठीक ना हो तो फिर प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो चलो मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रैक्टिकल हम सर्किट डिज़ाइन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो मीटर ब्रिज हम यूज़ करते हैं, एक मीटर ब्रिज, उसके थ्रू हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अननोन रजिस्टर की वैल्यू हम इजीली फाइंड करते हैं। देखो, मीटर ब्रिज मीन हमारे पास एक प्लैंक होता है लकड़ी का, उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है और उसके ऊपर हम ये सर्किट डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? और उस सर्किट से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो मीटर ब्रिज होता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज एक समझ लें, ये हमारे पास ये एक लकड़ी का प्लैंक है, इसके ऊपर हम मेटालिक स्ट्रिप लगाएंगे। लाइक ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी स्ट्रिप है? मेटालिक, मीन कोई कंडक्टर। और यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कनेक्ट करना है? जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है वो रजिस्टर। लाइक मैं इन दो पॉइंट्स के बीच ये रजिस्टर लगा लेता हूँ,
कि जिसकी रेजिस्टेंस मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, फिर ये हमारे पास यहाँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस नाउन होना ज़रूरी है, इसलिए हम क्या कनेक्ट करते हैं यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होती है जो हम यूज़ करते हैं वो हम जानते होते हैं। लाइक इसके अंदर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम रेजिस्टेंस तक जो इसकी वैल्यू होती है वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, डिफरेंट कीज़ लगी होती हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे वो रेजिस्टेंस एक्ट करती हैं। अब यहाँ से आगे हमारे पास ये मेटालिक स्ट्रिप ही होती है, क्लियर। अब यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को एक वायर से जोड़ देती, लेकिन वो मेटालिक वायर नहीं होती। कौन सी वायर होती है? रेजिस्टिव वायर। वो कौन सी वायर होती है? रेजिस्टिव वायर। तो ये रेजिस्टिव वायर आपके पास आ गई, क्लियर। और पॉइंट ए और बी को हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर लेंगे लाइक बैटरी। ये आगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बैटरी से कनेक्ट करती है। ये आपके पास बन गई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, जहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। और ये क्या है? मीटर ब्रिज। इसके नीचे एक मीटर लगा होता है। किसके नीचे मीटर लगा होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीटर लगा होता है जो इसकी लेंथ के बारे में बताता है कि इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ मीटर रॉड होते हैं, क्लियर। अब देखो हमने ब्रिज कनेक्ट नीचे, बताओ कहाँ कनेक्ट करेंगे? गैल्वानोमीटर। कहाँ कनेक्ट करेंगे? सोच के बताओ। यस, दो ये आ गई हमारे पास एक ब्रांच, तो ब्रांच के बीच में लगते हैं ना, तो इसका मतलब है कहाँ कनेक्ट करेंगे? यहाँ गैल्वानोमीटर लगाएंगे और वो गैल्वानोमीटर आगे इस वायर के साथ कहीं भी लगाएंगे। चूँकि ये वायर रेजिस्टिव है, जो ही हम गैल्वानोमीटर यहाँ इस पॉइंट पे लगाते हैं या इस पे, तो इधर एक रेजिस्टेंस इसकी बन जाएगी कुछ, और कुछ पार्ट रेजिस्टेंस के इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब एक रेजिस्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रेजिस्टर बन गए ना। ठीक है, गैल्वानोमीटर अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये बन गया ब्रिज, तो इसके इस तरफ रेजिस्टेंस, ये इस तरफ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, क्लियर। अब गैल्वानोमीटर को हमने कहाँ अटैच करना है? किस पॉइंट पे? तो ये हम उस पॉइंट पे अटैच करेंगे जहाँ डिफ्लेक्शन कितनी हो? 0। लाइक इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो, तो हम लो टू हाई आते जाएंगे या हाई टू लो जाते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? 0। मीन को उस पॉइंट पे यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्लियर। जिसकी वजह से बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, कोई करंट गैल्वानोमीटर से फ्लो नहीं था। तो उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे? सपोज ये इधर है आर प्राइम इस वायर की रेजिस्टेंस, इधर है आर डबल प्राइम और इसकी रेजिस्टेंस है कोई आर, तो क्या कैसे लगाएंगे? इन रेजिस्टेंस की रेशो इन रेजिस्टेंस की रेशो के जितनी है, लाइक आर एक्स डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर डबल प्राइम। लेकिन हमें वायर की रेजिस्टेंस का कैसे पता चला? अब क्या दोबारा ओम मीटर लगाना पड़ेगा? तो आंसर है नो। फिर क्या वायर बोलेगी क्या रेजिस्टेंस इतनी है? नो। क्या मीटर रॉड बताएगा कि वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? नो। तो फिर लेंथ बताएगी। कौन बताएगी? लेंथ। और लेंथ कौन बताएगा? मीटर रॉड। मीटर रॉड का फंक्शन ही यही है। कैसे? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सपोज करो इस साइड वाली लेंथ कितनी है?
एल प्राइम, ये साइड वाली लेंथ कितनी है, एल डबल प्राइम, तो आर प्राइम क्या आ जाएगी, रो एल प्राइम बाय ए, रो और एरिया तो सेम रहेगा ना। इसी तरह आर डबल प्राइम क्या आ जाएगी, रो एल डबल प्राइम बाय ए। इन दोनों की रेशो क्या आ जाएगी, रो से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो दोनों की रेशो क्या आ जाएगी, आर प्राइम बाय आर डबल प्राइम क्या आ जाएगी, एल प्राइम बाय एल डबल प्राइम। तो इट मीन्स यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, आर एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल प्राइम बाय एल डबल प्राइम। अब लेंथ तो मीटर राड बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है और यहाँ से यहाँ तक सपोज एक्स है, टोटल लेंथ 100, तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी 100 माइनस एक्स, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स। अगर टोटल लेंथ 100 है, क्लियर। अगर टोटल लेंथ आप जितनी भी ले लो तो एक साइड वाली लेंथ दूसरी साइड फिर कैसे निकालोगे कि टोटल में से वो माइनस कर लो। तो इट मीन्स इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मीटर राड बताएगा वैल्यू, ये हमें नाउन होगी और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अननाउन विद द हेल्प ऑफ दिस। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये रजिस्टर डिफरेंट मतलब रजिस्टर इसके अंदर लगे होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे होता है, ये एक बॉक्स की शेप में होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं जिनको हमने सर्किट के साथ कनेक्ट करना होता है, और इसके ऊपर डिफरेंट कीज़ होती हैं और हर की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। की मेटल की बनी होती है, की रेजिस्टेंस नहीं होती, बट वो की असल में रेजिस्टेंस को सर्किट के साथ कनेक्ट करती। लाइक एक सर्किट आ रहा है यहाँ से, ये इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये ऊपर से की जब इसमें हम लगाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो करंट फिर कहाँ से फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में। की को निकालेंगे सर्किट क्या हो जाएगा ओपन, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस फिर यूज़ भी नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ ये जो चीज़ है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये किसकी बनी होती है, ये आम रेजिस्टर नहीं होता, ठीक है, ये एलआई की फॉर्म में होती है। ये किस फॉर्म में होती है, एलआई फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐसी रखनी होती है ताकि टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस वेरी ना करे। वेरी करेगी तो एक टाइम एक वैल्यू आएगी, दूसरी टाइम दूसरी वैल्यू, तीसरी टाइम तीसरी वैल्यू, इसलिए हमने एलआई की फॉर्म में बनाई होती है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टर्स, और इनकी रेजिस्टेंस सेम होती है। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका क्या होता है, 0, कि टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, ठीक है, इसलिए ये स्पेशली डिज़ाइन रेजिस्टर होती हैं। क्लियर। और टेम्परेचर चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, इनकी रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो है भी इजी है अगर सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है।